आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन के आईडीडी डिपार्टमेंट से जो पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स पेपर फर्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, उसी संदर्भ में आज का ये जो मॉडल पेपर है वो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे शेयर करना चाह रहे हैं। आपको ऑन स्क्रीन दिखाई भी दे रहा होगा कि जो आपका पेपर है वो किस तरह से है, कैसे आपके पेपर्स आते हैं और ये पेपर आपको कैसे सॉल्व करने होते हैं, कितने नंबर की मॉडल पेपर दी जाती है। इस वीडियो में सभी का स्वागत है। सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक देखें, समझें और आने वाले समय में इसका उपयोग करें। जैसा कि आपको ऑन स्क्रीन दिखाई भी दे रहा है कि बैच 23-25 यानी कि रेगुलर बैच तो लास्ट ईयर का था, उनके जो मॉडल पेपर है उसको हमने इसमें आप तक पहुंचाने की कोशिश किया है। मुझे आशा है कि सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। टोटल नंबर की बात करें तो 45 मार्क्स के आते हैं। इसमें नंबरिंग का जो एरिया है ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज और वन वर्ड क्वेश्चन आते हैं, जो 19 मार्क्स के टोटल दिए जाते हैं। अगर आपने ये नंबर 19, 18 नंबर अच्छे से कर लिया तो आप ये समझ के चलिए कि आप पास हो। अगर इसमें से कहीं कमी आती है या कुछ प्रॉब्लम हुई तो आपको समस्या झेलना पड़ सकता है। चलिए अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं कि ये पेपर का नाम आप देख सकिए, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़, पेपर नंबर RP01T01 है, यानी कि पेपर नंबर फर्स्ट की बात किया जा रहा है। तो जो विद्यार्थी अभी नए हैं, 24-25 में एडमिशन लिया है, उनको ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो अपनी पढ़ाई में किस तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करें जिससे उनकी पढ़ाई सफल हो सके, क्योंकि सफल जब भी होगा जब आप उस चीज़ को अच्छे से गहन अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देख पा रहे होंगे, ट्रू फॉल्स के लिए आया हुआ है। ट्रू फॉल्स में पहला है 1B करके दिया गया। आप लोग ध्यान रखें कि जब भी क्वेश्चन के जवाब लिखें बिल्कुल फर्स्ट पेज पे ही पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको नंबर या कॉपी वैल्यूट करने वाले को कोई तकलीफ नहीं होती। अगर उनको तकलीफ होती तो फिर आपको भी तकलीफ झेलनी पड़ सकती है। खैर चेक हो जाता है, ऐसा विषय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या उनको, अगर कहते नहीं कि अगर हम झेल रहे हैं तो आपको भी झेलने पड़ सकते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करिए ना कि क्वेश्चन आंसर शीट के फ्रंट पेज पे आप इसको आंसर लिखना शुरू करेंगे। ये नहीं कि आप एमसीक्यूज है तो लास्ट वाले पेज में लिखें या बीच में लिखें तो दिक्कत होगी। इसलिए पेपर के लिए आपको ध्यानपूर्वक शुरू से ही इसको करना होगा, फर्स्ट से ही। पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, यानी कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। इसमें जितने भी 4 या 5 क्वेश्चन दिए हैं सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो उसको आपको सभी करना होगा। पहला क्वेश्चन है अर्ली इंटरवेंशन इंक्रीज द डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कह रहे हैं कि शीघ्र हस्तक्षेप से दिव्यांगता की श्रेणी बढ़ जाती है, जो ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन का मतलब होता है कि आपके आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, ना कि आपको दिव्यांगता की आइडेंटिफाई करने के लिए, ऐसा कोई प्रावधान है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो फॉल्स है, आप देख पा रहे होंगे। अगला है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैन बी क्यूरेड विथ मेडिसिन, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है वो दवाइयों से ठीक हो सकती है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन एक ऐसा केस है या बौद्धिक अक्षमता एक ऐसा समस्या है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसको रिहेबिलिटेट किया जा सकता है। तो ये भी आंसर आपका फॉल्स है। जिन बच्चों ने ऐसा लगाया होगा उनके लिए महत्वपूर्ण है। अगला है सोलिनता, यानी चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म कैन हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऑल्सो। जी, इनमें कहा गया है कि जो सोलिन वाले यानी कि ऑटिज्म बच्चे होते हैं, ऑटिज्म बच्चों को बौद्धिक दिव्यांगता भी कहा जा सकता है। बिल्कुल राइट, यानी कि आप ऑप्शन आपका राइट होगा। राइट का मतलब सही है, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो तो उसमें एक टाइप्स होता है जिसका नाम है सोलिनता। सोलिनता का मतलब ऑटिज्म बच्चे होते हैं, ये बिल्कुल राइट है। अगला हम आगे चर्चा करने वाले हैं आगे वाले पे कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर जो 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है पेरेंट्स रोल इज इम्पोर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अगर पेरेंट्स, किसी भी पेरेंट्स का अगर योगदान नहीं होगा बच्चों की उपलब्धियों में, तो वो बच्चा काम आसानी से नहीं सीख सकता। इसलिए पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो हमारे पेरेंट्स को भी उसमें ज़्यादा आपको मदद करने की ज़रूरत होती है। अगर वो नहीं करते हैं तो वो बच्चों का जो प्लान आप दे रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं होगी। तो इसलिए उनके लिए भी ज़रूरी है। तो राइट आंसर ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेरेब्रल पॉल्सी इज नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर।
वाह! कितने मतलब ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो आपको देखेंगे सीपी से भी आया, रिहैबिलिटेशन से भी आया, ऑटिज़्म से भी आया और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ईआई यानी कि जो बेसिक आपके क्वेश्चन्स आप देख पा रहे होंगे, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि जो यूनिट 1, 2, 3, 4 उसी में से सारे क्वेश्चन को इन्होंने डेवलप किया है। अब आप सोच सकते हैं कि आपको कितनी गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है सेरेब्रल पॉल्सी एक गैर प्रगति दोष है। ये ऐसा नहीं कह सकते, ये कोई दोष नहीं है, ये एक न डिसऑर्डर होता है जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के अंतर्गत ये देखने को मिलता है, तो ये राइट आंसर्स है। ये डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ हैं कि हमेशा इसमें क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, गैर प्रगतिशील का मतलब होता है नॉन प्रोग्रेसिव, यानी कि इनका कहने का मतलब है जो क्वेश्चन है कि जो ऐसे केसेस में क्या देखने को मिलते हैं, तो उसका राइट आंसर आपको ट्रू लिखा हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं जो एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं टोटल 4 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। इसके आपको जवाब देने होंगे। इसमें पहला पूछा है अंग स्तर पर हुई हानि को क्या कहते हैं? यानी कि एनी लॉस एट ऑर्गन लेवल इज कॉल्ड। इसमें अलग-अलग कहा गया है एबिलिटी और इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। तो इसको क्या नाम देंगे? इसका जो राइट आंसर होगा वो इम्पेयरमेंट है, उसको क्षति बोलते हैं, यानी कि कोई जैसे क्षति या क्षमता और विकलांगता आपने या दिव्यांगता आपने पढ़ा होगा, उसी संदर्भ में इस वीडियो को डेवलप किया गया है। अगला है दूसरा क्वेश्चन है एक बच्चा है यानी कि चाइल्ड बिगिनिंग सिटिंग विदाउट सपोर्ट एट एज ऑफ, यानी कि कोई एक बच्चा है जो बिना किसी सपोर्ट के किस उम्र में बैठना शुरू कर देता है, आपने ये जानना है। तो पहला 1 महीने में, तो 1 महीने का बच्चा बिल्कुल नहीं बैठ सकता। दूसरा है 2 से 4 महीने के बच्चे, बैठना क्या वो तो बेचारे बस मूवमेंट कर सकते हैं। अगला है 9 से लेकर के 12 माह 14 माह तक, ये राइट आंसर है। और 2 से 3 साल के बच्चे तो दौड़ना या आगे की स्टेप वो कंप्लीट कर लेते हैं, रेस थोड़ा बहुत वो वॉकिंग वगैरह करने लगते हैं। थोड़ा बहुत क्यों 3 साल का बच्चा तो बढ़िया सा रेस कर लेता है अपने एज के अकॉर्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। इसी तरह से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, 3 पढ़िएगा। मोनोप्लीजिया मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जो मोनोप्लीजिया यानी कि इसमें टाइप्स होते हैं, मोनोप्लीजिया, पैराप्लीजिया, डायप्लीजिया, हेमीप्लीजिया। तो इसमें सबका अलग-अलग होता है। पैराप्लीजिया में दोनों पैरों को तकलीफ होती है, मोनोप्लीजिया में किसी एक अंग को प्रभावित करता है, चाहे वो अपर लिम्ब हो सकता है, लोअर लिम्ब भी हो सकता है, कोई एक। तो इसमें जो राइट मतलब एक परफेक्ट, जब आप कहते हैं ना इनको तो एक परफेक्ट चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो इसमें एक एक भाग को, केवल एक भाग को ही तकलीफ दे सकता है, तो ये वाली आंसर इससे राइट होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी से आग्रह है कि जो लोग नए हैं वो लोग वीडियो को एक बार कमेंट कर दें और इसको आसानी से। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कुष्ठ रोग का प्राथमिक उपचार क्या है? यानी कुष्ठ रोग जो द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ लेप्रोसी, यानी कि जो कुष्ठ रोगी के लक्षण क्या हो सकते हैं, उसके प्राथमिक लक्षण क्या हैं, आपको क्या देखने को मिलेगा? तो इसमें काफ़ी बच्चों ने जवाब दिया था कि तेज बुखार हो, तेज बुखार तो बिल्कुल नहीं होगा। अगले दिया था लगातार खांसी आना, ये भी उसका लक्षण नहीं है। अगला इन्होंने दिया था त्वचा लाल पड़ना, यही इसका कुष्ठ रोग का सबसे जो सटीक आंसर है वो यही है। अगला है अगला सुनना और असंवेदनशीलता या सेंस की बात की गई, ये अलग, ये गलत है, ये भी गलत है और ये पहला आंसर इसका राइट है। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आना है, यानी कि आपको हमने पहले 5 क्वेश्चन दिखाया और उसके बाद ट्रू फॉल्स आए, उसके बाद 1 वर्ड क्वेश्चन जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था। तो 1 वर्ड्स के क्वेश्चन में आपको देखना होगा इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसको एक बार आप समझिएगा। आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, तो ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। क्वेश्चन पूछा है 1 वर्ड आंसर इन द 1 वर्ड या सेंटेंस, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, यानी कि जो आपके क्वेश्चन हैं टोटल 19 मार्क्स के आने वाले हैं। 19 मार्क्स, 19 नहीं 5, 4 और 9 कितने हो गए? 9, 9, 18। हाँ 18 मार्क्स आपके ऐसे हैं कि अगर आप ये वाले क्वेश्चन सही कर दिए तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन है आपके। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है सेरेब्रल पॉलिसी को परिभाषित कीजिए, यानी कि सीपी क्या है उसकी परिभाषा आपको इसमें लिखना होगा। दूसरा सीपी क्या है उसके बारे में आपने जो पढ़ा होगा उसको अच्छे से पता होता है। दूसरा कहते नहीं कितने आसान आसान क्वेश्चन दिए गए, यूएनसीआरपीडी क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना होगा। नेक्स्ट का जो टार्च का पूर्ण रूप क्या है, टार्च का फुल फॉर्म लिखना होगा। तो क्वेश्चन देखिए कितना आसान और अच्छे से पूछा गया है, तो आप लोग जितनी मतलब डीप पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सपेंडेड ट्विंस एक्सपेंसल चिल्ड्रन, यानी कि द्विभाषिक
स्पेक्ट्रम स्पेशल का क्या मतलब होता है, ये क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन, जन्म से पूर्व के लक्षण, श्रवण दोष के कोई 2 कारण बताइए। यानी कि आपने जो प्रीनेटल पोस्ट जब बड़ा होगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। आगे लिखा है, राइट द यानी टू मटेरियल ऑफ सेंटर बेस अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्रेस। यानी कि कोई 2 केंद्र, यानी कि केंद्र आधारित शीघ्र हस्तक्षेप के कोई 2 गुण बताइए। इसमें आपको लिखना होगा, आपने इसे पढ़ा होगा। नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्वास परिषद के कोई 2 कार्य बताइए। ये भी आपने जानते हैं, आपने पढ़ाई करा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पीडब्ल्यूडी के बारे में पूछा हुआ, आप लोग समझिएगा। आरपीडब्ल्यू 2016 की दृष्टि दिव्यांगता को परिभाषित की, यानी कि जो हमारा डेफ ब्लाइंड है उसकी परिभाषा आपको लिखना है। परिभाषा डेफ ब्लाइंड के लिए किसके अनुसार, 2016 के अनुसार। अगला है, दिव्यांगता पुनर्वास में सहदरों की भूमिका क्या होती है। राइट द सिबलिंग इन डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन। यानी कि जो हमारे दिव्यांग कोई भाई हैं या उसके भाई, उनके बहनों पे या भाइयों के साथ किस तरह से उनकी भूमिकाएँ क्या होती हैं, उनके साथ कैसा काम करना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आपने देखा अभी तक कि जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए थे कितने आसान और अच्छे थे, जिसमें आपने पढ़ा भी होगा। इनके वन वर्ड क्वेश्चन है, सीधे-सीधे आपको 2 से 3 लाइन में आपको जवाब देना होगा। ध्यान दें, जवाब आपको सभी क्वेश्चन के देना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब आगे जो क्वेश्चन आते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 3 मार्क्स के लिए आएँगे, 4 मार्क्स के लिए आएँगे, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स आएँगे। बाकी आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक जो और लॉन्ग क्वेश्चन है उसके बारे में आप देख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में दिया इम्यूनिटी शेड्यूल क्या होती है, यानी कि प्रतिरक्षण, यानी इम्यूनिटी शेड्यूल का मतलब होता है जो टीकाकरण होता है वो उसकी सारणी बनाना होता है, कौन सी उम्र में कौन सी टीके लगते हैं। तो ये आपको जानना बेहद ज़रूरी होता है, ये भी पढ़ना होगा आपको। रोल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम इन अर्ली इंटरवेंशन, इसमें कौन-कौन सी टीम में कौन-कौन से लोग शामिल होते हैं, इसमें से स्पेशल एजुकेटर शामिल होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और उसके बाद साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं इसमें। तो इस तरह से पूरी एक टीम होती है जिसको हमारे सिस्टम को डेवलप की है, उसके बिहाफ़ पे वो काम करते हैं। अगला है, श्रवण हास्य वाले बच्चों की विशेषता, यानी कि चिल्ड्रन हियरिंग इम्पेयरमेंट के जो बच्चे होते हैं उनकी विशेषताएँ क्या होती हैं, उसके बारे में लिखना होता है। आगे है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यानी कि मांसपेशीय दुर्विकास क्या होती है, उसके बारे में लिखना होगा। ये देखिए कितने बढ़िया से क्वेश्चन आए हुए हैं। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन की मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और आप सारे क्वेश्चन के जवाब भी लिख सकते हैं। इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन में आपको किसी का पार्टिकुलर डिसेबिलिटी के बारे में लिखने के लिए दे देते हैं कि श्रवणबाधित बच्चों को कैसे शिक्षित किया जाए, उनके लिए लेसन प्लान कैसे बनाए, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। आज का जो पेपर था इतना ही, आगे जैसा भी होगा तो मैं अपडेट करूँगा। अगर इसमें लाइक, कमेंट और ज़्यादा है तो फिर आगे बनाएँगे, अन्यथा नहीं बनाएँगे।